हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसका 5th चैप्टर जो है गोवा जैसा मैंने देखा, जिसे लिखा है विनय शर्मा जी ने। ये जो चैप्टर है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, जैसे हमेशा सारे चैप्टर्स कर रही हूँ। साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जैसे कि कृतियां स्पेशली है वो भी मैं करूंगी आफ्टर द एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में। तो पूरे एंड तक बने रहिए ताकि आपको हर चीज इसकी पता चले, और जैसे एक एक चीज आप समझ लोगे तो आपको कृतियां अपने आप सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गोवा जैसा मैंने देखा, बट उसके पहले जो हमेशा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आप सभी से, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ मेरी वीडियोस जो हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इनकी जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों ना। यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। अब गोवा का नाम कोई भी सुनता है कि गोवा घूमने जाना है तो एकदम मन उत्साहित प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एक एटमॉस्फेयर ही अलग है, बहुत ही रंगीन जीवन वहाँ के लोगों का हम बोलते हैं होता है। तो जैसे ही ये नाम सुना हमने तो हमारा मन जो है एकदम तरंगायित हो उठा यानी कि झूमने नाचने गाने लगा। और क्यों ना झूमे हमारा मन, क्यों ना गाए, क्यों ना नाचे, बिल्कुल होगा ही। गोवा का नाम सुनते ही क्यों होगा? क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब जो नेचर, जो नजारे और आबोहवा, यहाँ का हवा पानी और जीवन शैली और जो लोगों के जीने का तरीका है, ढंग है, एकदम बिंदास खुश मिजाज, टहलते हुए यहाँ वहां घूमते हुए, उनका खान पान, उनका तौर तरीके, उनके रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेशंस वगैरह, वो बहुत ही आकर्षण है। मतलब अट्रैक्ट होते हैं लोग उनकी तरफ। ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है वहां के लोगों की, तो वो देखने के लिए, वहां के बीचेस देखने के लिए, उनके नेचर को देखने के लिए वहां के पर्यटक यानी टूरिस्ट खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं गोवा नाम सुनते ही। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। अब ये जो गोवा है ये एक राज्य है, मतलब एक स्टेट है हमारे इंडिया का, ठीक है। बहुत ही छोटा सा है और एक कोने में है, महाराष्ट्र स्टेट के जस्ट नीचे आपको ये मिल जाएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका के ऊपर। तो ये बहुत ही छोटा सा है और एक कोने में होने के बावजूद भी, यानी इतना छोटा सा है और कोने में है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो है हर साल भर भर के आते हैं, और सभी टूरिस्ट के दिल की धड़कन है मानो ये गोवा। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। तो इसी वजह से ये जो गोवा की आबोहवा है, यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो जीवन शैली है, ये इतने आकर्षित करते हैं यहाँ पर टूरिस्ट लोगों को, कि इसी वजह से लेखक ने भी गोवा जाने का निश्चय किया अपने परिवार के साथ में। तो गोवा कहाँ से निकले? वो इंदौर से। तो लेखक कहाँ रहते थे? इंदौर में रहते थे और वे इंदौर के निवासी है। तो इंदौर से, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, इंदौर से गोवा जा पहुंचे, मतलब लेखक अपने परिवार संग इंदौर से गए। और खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। खंडवा भी मध्य प्रदेश का ही एक छोटा सा कस्बा या गांव या शहर, छोटा सा समझो। तो खंडवा में उनके साधु साहब रहते हैं। साधु साहब कौन है? साधु साहब यानी कि जो वाइफ होती है उसकी सिस्टर के हस्बैंड, मतलब लेखक अपनी वाइफ के साथ जा रहा है तो लेखक की वाइफ की सिस्टर और उसके हस्बैंड वो भी आ रहे हैं। तो सिस्टर के हस्बैंड लेखक से कैसे रिलेट है? वो उनके साधु साहब है, साली के हस्बैंड जो बोलते हैं। और वे भी, मतलब उनके साधु साहब भी सपरिवार, यानी वो और उनका परिवार, लेखक और उनके साधु साहब का परिवार, वे उनके साथ गोवा ट्रिप में शामिल हो गए। हम भी जाते हैं, जब हम ट्रिप में जाते हैं तो ज्यादा परिवार, ज्यादा लोग रहते हैं, तो ट्रिप में जाने का मजा भी आता है, आनंद भी आता है। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। अब ये लोग कब गए हैं, कौन से तारीख को गए हैं? 23 नवंबर, ठीक है। जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो 23 नवंबर को वो लोग गोवा पहुंच गए थे, ठीक है। तो मडगांव स्टेशन है, अगर आपको गोवा जाना है तो मडगांव आपका जो स्टेशन है वहां आपको उतरना पड़ता है।
और कौन सी ट्रेन से वो लोग गए थे? गोवा एक्सप्रेस से। 23 नवंबर पहुंचे, गोवा एक्सप्रेस से गए थे। कौन से स्टेशन पर उतरे थे? मडगांव। तो जब ये गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था, यानी सूरज ऊपर आ चुका था और उजाला हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। एक टैक्सी के हॉर्न ने, तो जब वो लोग स्टेशन उतरे वहां पर, तो जब टैक्सी उन्होंने शायद कोई बुलाई होगी टैक्सी, तो टैक्सी ने हॉर्न बजाया, जिसकी वजह से उनका ध्यान टैक्सी की तरफ गया और वे सभी टैक्सी में बैठकर फटाफट अपने जो भी उन्होंने रिसोर्ट बुक किया था उस रिसोर्ट की तरफ चल पड़े। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो टैक्सी कहाँ से गुजर रही थी? एक पतली सी सड़क से। तो यहाँ पे सड़क तो बताया है, नाउन है, सड़क संज्ञा है, और पतली सी उसके बारे में विशेषण बताया गया है, विशेषता है। सड़क कैसी थी? पतली सी थी। तो टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्री की सारी थकान मिट गई। शीतल हवा यानी ठंडी हवा। तो ठंडी हवा के झोंके, यानी हवा बह रही थी, ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, जिसके कारण उनका मन प्रसन्न हो गया था, मतलब मन खुश हो गया था। ठंडी हवा फील होती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और यात्रा की सारी थकान, जैसे मानो मतलब ट्रेवल करते हैं तो थोड़ी थकान होती है, तो सारी की सारी थकान भी मानो मिट गई थी। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। तो देखिए, लेखक जब ठंडी हवा के झोंके खा रहे थे तो उनकी सारी थकान मिट गई। तो उस वक्त वो ये सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, लेखक का काम ही होता है विचार करना, तो वही ये विचार कर रहे थे कि पर्यटन का भी अपना ही एक आनंद होता है। डेफिनेटली जब हम टूरिस्ट बनकर कहीं टूर करने जाते हैं तो एक अपना ही आनंद होता है, क्योंकि अगर हम अपनी मनपसंद जगह पर जा रहे हैं और वहां की चीजें हमें बहुत आकर्षित कर रही है, तो वो एक अपने आप में ही एक बहुत ही एक्साइटिंग थिंग है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। तो बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे लेखक ने कि जब हम हमारे जीवन में जब बहुत सारी परेशानियां आती है, जब हम बहुत सारी तकलीफों से गुजरते हैं, तो उस वक्त राहत देने के लिए पर्यटन करना ही एकमात्र उपाय है। मतलब हमें अगर स्ट्रेस फ्री होना है तो हम निकल पड़ते हैं घूमने के लिए कहीं हिल स्टेशन या और कई जगह पे। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं, अपनी जगह घूमने फिरने जाते हैं, तो बदली हुई जगह के कारण हमारा मन जो है एकदम वापस से तरोताजा हो जाता है, यानी फ्रेश हो जाता है, और तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। और क्योंकि जब हम घूमने फिरने जाते हैं तो हमारे शरीर को भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम अगर अपने ही घरों में रेगुलरली रहते हैं तो हमारा जो दिनचर्या होती है, दिन का जो काम होता है सुबह से लेकर रात तक का, समझो ऑफिस जाना है या घर के काम है, तो आना जाना या घर के कामों में हम थक जाते हैं। तो पर्यटन में जाने से हमको ये सारी काम भी नहीं करने पड़ते, कहीं आना जाना नहीं है, हमको घर का भी काम नहीं रहता है, तो बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। तो शरीर को भी आराम मिलता है और मन भी तरोताजा हो जाता है, दिमाग भी एकदम फ्रेश हो जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। अब कुछ देर बाद वो जो टैक्सी से जा रहे थे, जिस टैक्सी से, वो मडगांव स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर एक साउथ की तरफ, दक्षिण स्थित साउथ की तरफ एक कस्बा यानी एक छोटा सा एक विलेज टाइप समझो, तो बेनालियम जो ये है, कस्बे का नाम बेनालियम है, वहां के एक रिसोर्ट में ये आकर रुक गई। टैक्सी कहाँ रुक गई? बेनालियम, एक कस्बे में, बेनालियम के एक कस्बे में आकर रुक गई, जो कि दक्षिण में स्थित है, मडगांव से 5 किलोमीटर दूर। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। अब डेफिनेटली हम ट्रैवल के लिए जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं, तो हम कई जगहों पर रहने की जगह पहले से ही बुक कर लेते हैं। तो ये रिसोर्ट भी लेखक ने पहले से ही बुक कर रखा था यहाँ पे, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्वीट में चले गए। इसीलिए औपचारिक खाना पूर्ति करने के लिए, औपचारिक खाना पूर्ति मतलब एक करना है हमको एंट्री, क्योंकि बुकिंग तो हमारे नाम पर ऑलरेडी हो चुकी है, अभी हमको सिर्फ साइन करना है, तो एक ऑफिशियल वो काम भी हमने कर दिया, औपचारिकता बोल सकते हैं, ऑफिशियल थिंग जो बोलते हैं वो कर दिया हमने। खाना पूर्ति मतलब जहां पर हमको साइन वगैरह करनी थी वो हमने फिल कर दी, और हम ऐसा करके आराम से अपने स्वीट में चले गए। अपने यानी कि ये अपने साधु साहब के साथ आए थे ना, साधु साहब और उनके परिवार के साथ में, तो ये अपने रूम में चले गए अपने परिवार के साथ, और उनके जो साधु साहब है वो अपने रूम में चले गए अपने परिवार के साथ। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। अब ये लेखक कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, यानी अपने अपने कमरों में, अपने अपने स्वीट में दोनों परिवार है। अब वो लेखक कह रहे हैं कि इससे पहले कि मैं अपने कमरे से बाहर निकलूं, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता देता हूँ। तो गोवा की क्या खास बातें हैं? दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। तो गोवा जो है 2 भागों में बटा हुआ है, दैट इज दक्षिण
साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है और गोवा की जो राजधानी है दैट इज द कैपिटल ऑफ गोवा, वो क्या है? पणजी है। और वो कहां पर है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है, मतलब ऑन द बैंक्स ऑफ मांडवी नदी पणजी सिटी है जो कि कैपिटल है गोवा का। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। अब ये मांडवी नदी जो है काफी बड़ी है और पूरा साल पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। समुद्री इलाका है क्योंकि गोवा में बहुत सारे बीचेस है, इसलिए हम समुद्री इलाका कह सकते हैं। तो यहाँ पे समुद्री इलाका होने के कारण मौसम में प्रायः उमस रहती है। उमस यानी कि गर्मी भी काफी रहती है और चिपचिपाने वाली गर्मी रहती है यहाँ पे, और हवा में नमी बनी रहती है, दैट इज मॉइस्चर लेडन हवा यहाँ पे रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं। अब मुंबई में भी शरीर बहुत चिपचिपाता है, पसीना बहुत होता है, लेकिन गोवा में इतना नहीं होता जितना मुंबई में होता है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। लेकिन ऐसा क्यों है? यहाँ पे इतना चिपचिपाता क्यों नहीं है गोवा में? क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र है वह हरितिमा से भरपूर है, यानी यहाँ पे ग्रीनरी काफी है, बहुत सारी ग्रीनरी है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है, चाहे कितनी ही ग्रीनरी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी धूप तो तीखी ही होती है, नहीं बहुत तेज धूप होती है। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। अब गोवा किन कारणों की वजह से जाना जाता है? पहला कारण खूबसूरत सफेद रेतीले तट, ओके, यानी कि बहुत ही खूबसूरत सफेद रेती वाले बीचेस, समुद्र किनारे, ठीक है। दूसरा है महंगे होटलों के कारण, क्योंकि यहाँ पर स्टे जो है काफी महंगा रहता है। तीसरा यहाँ की जीवन शैली, द लाइफ स्टाइल बहुत ही यूनिक है यहाँ की। ये सब के बारे में, इन सब चीजों के लिए तो गोवा जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद गोवा का अपना एक कल्चरल हेरिटेज है, उसके लिए भी गोवा जाना जाता है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। अब ऊपर गोवा के बारे में तो लेखक ने हमें बता दिया, अब वो बता रहे हैं कि गोवा की जो शाम होती है, मतलब इवनिंग टाइम जो हम गोवा में स्पेंड करते हैं, वो बहुत ही बढ़िया होती है, क्योंकि वहाँ की इवनिंग जो है बहुत ही रंगीन होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। तो वो इसी शाम का आनंद लेने के लिए, इसी इवनिंग का आनंद उठाने के लिए बेनालियम बीच की तरफ चल पड़े। आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। तो यहाँ लेखक जैसे मानो हमसे बात कर रहे हैं कि आप भी चले, यानी हो सकता है तो आप भी आए यहाँ टूर करने के लिए, क्योंकि जहां वो जाने वाले हैं बेनालियम, वहां की जो समुद्र तट है वहां का, वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शांत जगह है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। अब क्योंकि दिन भर के थके हुए थे और इतनी गर्मी भी हो रही थी, तो ये सब के बाद में जब शाम को उनको बीच पर जाने को बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। अब जहां ये लोग रुके थे, जिस रिसोर्ट में, बेनालियम के जिस रिसोर्ट में ये लोग रुके थे, वहां से ये बीच जो है कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था, मतलब ज्यादा लंबा भी नहीं था। बहुत जल्दी जल्दी वो अपने पैर भी चला रहे थे, कदम जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, ये 1 किलोमीटर दूरी भी तय नहीं कर पा रहे थे। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। अरब सागर, अरेबियन सी, ये देखने का उनका जो क्यूरियोसिटी था, उत्साह, एक्साइटमेंट, वो तो बढ़ते ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, और तभी उनको एकदम से अचानक वेव्स, लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी यानी कि एकदम शांति का माहौल में एकदम कोई एकदम कन करके आवाज कर दे, तो रणभेदी। हम सभी दौड़ पड़े। अब जैसे ही उनको आवाजें आने लगी, ये सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई। अब सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। सड़क तो खत्म हो चुकी थी, अब वो आ गए थे रेत पर। वेव्स की आवाज आ रही थी, तो रेती थोड़ी थोड़ी आ गई थी। अब रेती पर भागना बड़ा मुश्किल हो रहा था। डेफिनेटली हम रेती पर नहीं भाग सकते इतने तेज, क्योंकि पैर जो है रेती में धंसे जा रहे थे। तो फिर भी वो धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। मतलब उत्साह देखिए कि वो बीच की तरफ जाना है, पानी की तरफ जाना है, तो भाग रहे, भागना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश लगा रहे हैं भागने के लिए। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। अब जैसे ही खूबसूरत सा समुद्र आगे उनको दिखा, लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही समुद्र दिखा, मैं उससे जाके लिपट गया। लिपट गया अर्थात पानी में चले गए। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। अब ये जो लेखक तो पानी के अंदर चले गए, लेकिन जो बच्चे हैं वो पानी में नहीं जाकर वो अपना
रेत का घर बनाने में जुट गए। छोटे बच्चे रहते हैं तो रेतों के टीले बनाते हैं, आपने भी बनाए होंगे, मैंने भी बनाए हैं जब मैं छोटी थी। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। अब जो लहरें हैं, वेव्स जो है, जब वो किनारे पर आ रही थी तो उस वेव्स के कारण उनका बना हुआ घर धंस जाता था, टूट जाता था। लेकिन जब वेव चली जाती थी वो, तो बच्चे फिर से दोबारा से घर बनाना चालू कर देते थे कि दूसरी वेव आने से पहले उनका घर वापस से बन जाए। तो इस तरीके से उनका क्रम चलता रहा। मतलब वेव आती, उनका घर गिराती, वेव जाती, वो वापस से नया घर बनाने में लग जाते। तो मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। तो ये जो बच्चे रेती से घर बना रहे थे, घर उनका टूट रहा था लहरों से, फिर रेती से घर बना रहे थे, तो इस बात से लेखक ने क्या सीखा कि हमें हमेशा आशावाद रहना चाहिए जीवन में, यानी पॉजिटिव थॉट लेकर चलना चाहिए जीवन में। और इस वजह से अगर हम पॉजिटिव थॉट लेकर चलेंगे हमारे जीवन में तो कोई भी काम असंभव नहीं होगा, यानी कि हम हर कोई काम कर पाएंगे। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। शाम गहराने पर यानी कि जब थोड़ा सा और अंधेरा बढ़ गया तब हम किनारे पर बैठ गए। पानी में बहुत खेले, अब किनारे पर बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। जैसे मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। बनना यानी कि जब लहरें, दिन में देखो लहरें काफी आती है, रात के समय ये लहरें शांत रहती है। रात के समय इतनी बड़ी बड़ी लहरें नहीं उठती। तो दिन में तो लहरें उठ रही है लेकिन रात में शांत हो जाती है। तो लहरें यही कहना चाहती है कि जब हम बनते हैं तो हम मिटते भी हैं। लहरें आती है, बड़ी होके आती है, लेकिन तट पर आते आते छोटी हो जाती है। तो बनती है, बड़ी होती है, और तट पे आते ही छोटी हो जाती है। तो ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप ऊंचे उठोगे किसी दिन तो नीचे भी आपको गिरना ही है। यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। अब इस बेनालियम बीच पर एक मजेदार दृश्य भी उनको देखने मिला। अब क्या मजेदार दृश्य है देखो। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अब लहरें तो आवाज कर ही रही है, लेकिन लहरों की आवाज के साथ में जो पक्षी है वहां के, उनकी भी टी 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 की आवाजें जो है सुनाई देती है। आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है उनकी आवाज। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे उड़ नहीं पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। अब ये पक्षी यहाँ क्यों आते हैं? ये पक्षी, जब लहरें आती है तेज, तो लहरें अपने साथ बहुत सारी मछलियां लाती है किनारे पर, तो वो किनारे पर उन मछलियों को खाने के लिए आते हैं। लेकिन इतनी तेज हवा चलती है वहां पर समुद्र तट के किनारे पर कि पक्षी जो है एक दिशा में उड़ नहीं पाते हैं। तो वो थक कर, क्योंकि बहुत कोशिश करनी पड़ती है ना, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है उड़ने के लिए। ऐसी ऑपोजिट हवा चल रही है और उनको जिस डायरेक्शन में जाना है उससे ऑपोजिट हवा चल रही है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उड़ने के लिए। तो वो पक्षी क्या करते थे, थक कर वहीं किनारे पर जाके बैठ जाते थे, सुस्ताने लगते थे। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता था। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते थे। अब जैसे ही ये पक्षी जो है वो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते थे वहां पर, तो कुत्ते जो है, डॉग्स, वहां पर वो इसी पल का तो इंतजार करते रहते थे कि कब कोई पक्षी वहां बैठे और कब वो उनको झपटे। तो कुत्तों की भौं भौं चालू हो जाती थी उनको पकड़ने के लिए, और कुत्ते जो है, कुत्ते को देखते ही ये पक्षी फिर उड़ जाते थे, फिर बैठते थे थक कर, फिर कुत्ते भौंक कर आते थे, फिर उड़ जाते थे। तो ये क्रम जो है पूरा टाइम चलता ही रहता था। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता था। तो ये जो दृश्य है बहुत ही मजेदार, सभी सैलानियों के लिए, जो टूरिस्ट लोग आते थे वहां पे, बहुत ही मजेदार किस्सा उन लोगों के लिए हो जाता था। हंसते हंसते लोटपोट हो जावे, ऐसा दृश्य उनको देखने मिलता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी से नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र दिन में कुछ और दिखता है, रात में कुछ और दिखता है। तो यही पर यहाँ पे लेखक की खूबसूरती देखो इन पंक्तियों द्वारा की है कि जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, जैसे ही सूर्य देवता अस्त हुए, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब क्योंकि चंद्रमा आ गया है, चंद्रमा एकदम शीतल शांत स्वभाव का, तो उनकी रोशनी में जो समुद्र है वो एकदम अलग ही दिख रहा है, जैसे मानो कोई चांदनी में नहाकर कोई आया हो, तो वैसे नजर आने लग गया। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लग गया। अब समुद्र जो है स्याह और भयावह, अब थोड़ा सा भयानक सा, बहुत ही विशाल और भयानक सा दिखने लग गया था। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। अगले दिन यानी नेक्स्ट डे। अब जिस दिन पहुंचे 23 नवंबर को, तो उसके नेक्स्ट डे 24 नवंबर को, क्योंकि 23 नवंबर को तो वो लोग कहाँ घूमने गए थे, बेनालियम बीच।
तो अब 24 को उन्होंने गोवा घूमने की योजना बनाई, प्लान किया गोवा घूमने का। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है। और गोवा स्पेशलिटी है, वहां पर अगर आप एज ए टूरिस्ट बन के जाते हो तो आपको अगर लोकल में घूमना है वहां पर तो बाइक्स मिलती है रेंट पर। तो वो यही कह रहे हैं कि वहां पर बाइक आदि किराए पर मिलती है, बाइक या स्कूटी एक्टिवा ये सब किराए पे मिलते हैं, आप वो सब खरीदो और उन पर ही गोवा घूमो, मजा तो उसी में आएगा। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस ये जाना मुनासिब समझा, लेकिन बच्चों के कारण उन्होंने बस में जाना मुनासिब समझा। मुनासिब समझा है ना, सही समझा, क्योंकि बच्चे साथ में रहते हैं, बच्चे थक जाते हैं तो हो सकता है उनको नींद भी आ जाए, तो बस है तो बेटर है ना, बस या कार, तो इसीलिए उन्होंने बाइक नहीं ली। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों का सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर कितना डिटेल में उन्होंने बताया है विनय शर्मा जी ने कि सी फूड की अधिकता होने के कारण, क्योंकि सी फूड है, मरीन लाइफ यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे एज अ फूड, आपके प्लेटर्स पे आपको वो ज्यादा मिलेंगे सी फूड, जैसे फिश वगैरह, प्रॉन्स हो गया, वो सब आपको ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे। तो इसके कारण जो है शाकाहारी, जो कंप्लीट वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन फूड आपको यहाँ पे कम ही देखने मिलेंगे, और जहां पर भी मिलते हैं वहां पर टेस्ट लेस रहते हैं, बिल्कुल टेस्टी नहीं रहते हैं। और अगर आपको कोई अच्छा टेस्टी फूड वाला होटल मिल गया तो वो आपका नसीब। तो काफी आगे भटकने के बाद अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई है। और अगर अच्छा फूड मिल गया तो आपकी किस्मत और साथ में आपकी जेब भी ढीली हो गई, क्योंकि अगर अच्छा फूड मिलेगा तो उसका कॉस्ट भी उतना ही रहेगा, तो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इन लोगों को ये बात तो उनको पहले से ही पता थी कि ये समस्या तो आने ही वाली है, इसीलिए वे तैयार ही थे इस चीज के लिए। इसीलिए हम अपने रिसोर्ट के स्वीट में उपलब्ध किचन से ही भोजन करते थे। इसलिए वो कहाँ भोजन करते थे? अपने रिसोर्ट के स्वीट में उपलब्ध, जहां वो रुके थे जिस रिसोर्ट में, तो वहां पर जो खाना उनको उपलब्ध कराया जाता था वो लोग वहीं पर भोजन करते हैं। नॉर्मली हम रिसोर्ट्स वगैरह बुक करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ब्रेकफास्ट, डिनर ये सब रहता ही है ना, कई बार लंच भी होता है, स्नैक्स भी होते हैं, टी एंड स्नैक्स, तो ये वहीं पर वो ज्यादा हमको सही पड़ेगा। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे, तो नेक्स्ट डे 24 नवंबर को जब वो निकले तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे? अंजुना बीच। बेनालियम बीच उनका हो चुका है, अब पहुंचे हैं अंजुना बीच सेकंड नंबर पे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, छोटे बड़े मिलाकर 40 बीचेस है गोवा में, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। लेकिन अगर मेन बीचेस की बात करें तो वो 7 to 8 बीचेस ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला है। अंजुना बीच की खासियत क्या है? वहां का पानी नीला है, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है, और वो पथरीला भी है बीच, ठीक है। दूसरी खासियत पथरीला है, पहली खासियत नीला है, दूसरी खासियत पथरीला है, और तीसरी खासियत बहुत ही खूबसूरत भी है। इसमें एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच में मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक और तो लंबी सी पहाड़ी है, मतलब वन साइड ऑफ द बीच तो आपको लंबी सी पहाड़ी दिखेगी, और जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है, यानी उस पहाड़ी से अगर आप बीच का दृश्य देखो तो वो बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देगा। समुद्र तट जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, और अगर आपको अंजुना बीच के तट पर जाना है, बीच पर जाना है, तो थोड़ा आपको नीचे उतरना पड़ेगा, यानी पथरीला है ना, तो थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है, क्योंकि यहाँ का पानी नीला है इसीलिए कहा गया नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है ना, काले पत्थरों पर बौछार उसकी लगती रहती है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। अब पानी हमें पता है ना, पानी जो समुद्र तट के तरफ जो भी पत्थर होते हैं, पानी उन्हें तोड़ देती है, तो उनकी बौछार लग लग के वहां के जो पत्थर है वो कट गए हैं और उनमें छेद हो गए हैं जगह जगह पर, जिनके कारण उनमें पानी भरा रहता है। और जब उनमें पानी भरा रहता है तो वो वहां पर काई भी जम जाती है, तो काफी फिसलन सी वहां पर हो जाती है। तो इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। काई यानी जो फिसलन जैसा, एक मॉस जैसा कुछ हो जाता है, जो चिकनास लाता है सरफेस पे, और जिससे आप अगर उसके ऊपर पैर रखो तो आपको फिसलने का डर रहता है। तो काई ने अपना घर बना लिया है पानी में, पत्थरों में पानी होने के कारण फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है। लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, लेकिन कहते हैं ना, संघर्षों में ही जीवन है। चाहे फिसलना हो या जो भी हो, हम संभल संभल कर चलेंगे, संघर्ष करते करते चलेंगे, लेकिन बीच पर तो जाना है। इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है, और यहाँ घूमने का भी अपना एक अलग ही आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। यहाँ पे यंग जनरेशन तो आपको
मिलेगा ही मिलेगा। यंग जनरेशन के लिए बहुत फेमस है अंजुना बीच, और ये अपनी ही मस्ती में डूबा रहता है, अपने ही मस्ती मतलब अपने ही धुनकी में लोग जो है यंग जनरेशन यहाँ पे पड़े रहते हैं। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। लेकिन जो अपने परिवार के साथ में आते हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको छोटे बच्चों का तो खासकर ध्यान रखना पड़ता है। अगर युवा है तो अपने मस्ती में रहते हैं, लेकिन अगर परिवार वाले हैं तो उनको अपने बच्चों पर खास ध्यान रखना पड़ता है। तो उनका अधिकांश समय बच्चों की देखरेख में ही जाता है, उनके ऊपर ध्यान देने में ही जाता है कि भाई यहाँ से जाना है, वहां से जाना है, ऐसे जाओ वैसे जाओ, है दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। अब ये जो लेखक कह रहे हैं कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम गए, वहां पर भी समुद्र किनारा था, अंजुना में भी समुद्र किनारा है, लेकिन दोनों की खूबसूरती अलग अलग है। दोनों में अपना अलग ही, दोनों की अपनी एक अलग ही पहचान है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। बेनालियम बीच कैसा है? रेतीला है। रेतीला है मतलब मिट्टी ज्यादा है वहां पर, और उथला है, उथला है ना शैलो है, ज्यादा डीप नहीं है। यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है। बेनालियम बीच मछुआरों की पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ पे मछलियां बहुत मिलेगी। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियां स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। तो बेनालियम बीच जो है उथला होने के कारण यहाँ पर मछुआरे जो दिन में भर भर के सुबह के समय मछलियां पकड़ते हैं। और सबसे खास बात तो ये मछलियां कोई एक्सपोर्ट नहीं होती, किसी बाहर दूसरे राज्य में नहीं जाती है, ये अपने ही राज्य में यहाँ के स्थानीय लोग ही इसका इस्तेमाल करते, वहीं पर बेची जाती है। यानी सोचो कितनी मछलियां रोज की रोज पकड़ी जाती है और स्थानीय लोगों के बीच में ही ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है। इसका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता, और साथ ही साथ इसका निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट हम बोलते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। अब अगर बेनालियम बीच की तुलना में हम अंजुना बीच को देखें तो यहाँ पर जो है गहराई है ज्यादा, यहाँ शैलोनेस नहीं है, यहाँ डीपनेस है, गहराई है, और नीले पानी वाला है, पथरीला भी है, नीले पानी वाला भी है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा नीला है, इसलिए बॉलीवुड यानी मूवी शूटिंग के लिए वहां के लोग, मूवी शूटिंग करने वाले लोगों की ये पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, कई सारी हिट फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है अंजुना बीच पर। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। दोनों ही बीच व्यावसायिक है। बेनालियम बीच भी व्यावसायिक है, यानी वहां से भी इनकम सोर्स है लोगों की, लेकिन क्या इनकम सोर्स है? वहां पे मछुआरे ज्यादा रहे, मछलियां पकड़ते हैं। अंजुना बीच भी व्यावसायिक है, यहाँ पर भी इकोनॉमी काफी अच्छी इनकम मिलती है लोगों की, लेकिन यहाँ पर काम क्या है? यहाँ पर मूवीज ज्यादा बनती है, तो इनकम तो दोनों ही बीच की हो रही है, लेकिन जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो दोनों का भी अलग अलग है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे, तो मतलब अंजुना बीच घूमने के बाद में दिन भर वो लोग कहाँ घूमते रहे? पणजी शहर घूमते रहे, और पणजी शहर को उन्होंने देखा। फिर घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुंचे। अब जिस दिन 24 नवंबर को वो लोग सुबह तो अंजुना बीच थे, फिर दिन भर पणजी घूमा और शाम को वो लोग कलिंगुड बीच पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। तो यह अंजुना बीच जो है, कलिंगुड बीच जो है ये भी रेतीला है, मतलब यहाँ पर जैसे बेनालियम बीच रेतीला है वैसे ये भी रेतीला है, तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। तो ये जो कलिंगुड बीच है गोवा का सबसे लंबा बीच है, 3 से 4 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, जो टूरिस्ट है बहुत ज्यादा नंबर्स में यहाँ आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है, स्थानीय लोकल लोगों के व्यवसाय का केंद्र है, यानी कि कुछ छोटी मोटी चीजें उन्हें बेचनी है तो वो यहाँ आ जाते हैं। खाने पाने की चीजें, खाने पीने की चीजें हैं, कपड़े लगते हैं, गहने हैं, वहाँ के कपड़े, वहाँ का स्टाइल जो है, वहाँ के हाथ के कारीगरों की जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं वो सब, तो स्थानीय लोगों के लिए ये व्यवसाय का केंद्र है यहाँ पे, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटक टूरिस्ट लोग आते हैं। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, प्लस यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी है। तो आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है कि हम कहीं बीच साइड जाना है तो वाटर स्पोर्ट्स करने हैं, तो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है। वाटर स्पोर्ट्स तो कुछ तो हैरत अंगेज है, मतलब हमको उनको देखकर ही सर चकरा जाए, ऐसे स्पोर्ट्स भी है जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। मतलब ऐसे स्पोर्ट्स को तो हम सिर्फ देखकर ही आनंद लेंगे, उनको करेंगे नहीं।
आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। तो आप भी अपनी रुचि के अनुसार, मतलब आपको ज्यादा खतरों से खेलना है तो वैसे वाटर स्पोर्ट्स में जाइए, और कम खतरों से खेलना है तो उसके हिसाब से वाटर स्पोर्ट्स में जाइए। तो अपनी रुचि के अनुसार आप यहाँ पे अपने हाथ आजमा सकते हैं इन सभी वाटर स्पोर्ट्स में। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, अब मैंने भी, मतलब लेखक ने कई सारे खेलों में, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। लेकिन सबसे अधिक रोमांच, जो एंटरटेनमेंट, जो एक्साइटमेंट जो था, वो किस में था? पैराग्लाइडिंग में। काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि का देखना इतना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी है। काफी ऊंचाई, अब पैराग्लाइडिंग करते हैं तो हम काफी ऊंचाई पर जाते हैं, राइट, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, और वहां से जब हम नीचे देखते हैं तो जो उत्ताह जल राशि है, अथाह नॉट, हाँ, अथाह जल राशि है, अथाह यानी जो इतना वास्ट ये जो वाटर बॉडी है, उसको वो जो दिखता है हमें विस्मयकारी है। विस्मयकारी यानी कि एकदम से बोलते हैं ना, अविस्मरणीय, कभी ना भूलने वाला, एक अलग ही नजारा है, उतना ही भयावह भी है। मतलब विस्मयकारी तो है, ये तो है ही, विस्मयकारी तो है ही, साथ ही साथ डरावना भी है। इतनी ऊंचाई से हम देख रहे हैं, इतना बड़ा समुद्र फैला हुआ है, एकदम अचंभित हम हो गए हैं उसको देख के, लेकिन साथ ही साथ डर भी लग रहा है। दूर दूर तक पानी ही पानी, मतलब दूर दूर तक जहां तक नजर जाए वहां पानी ही पानी। तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके, मतलब तेज हवा भी चल रही है, रस्सियों से हम हवा में लटके हुए हैं। पैराग्लाइडिंग करोगे तो रस्सियों से आप लटके हुए रहोगे। हम यानी मैं और मेरी पत्नी, तो यहाँ हम यानी लेखक और वो उनकी पत्नी, ये दोनों साथ में पैराग्लाइडिंग करने गए थे। दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। मतलब डर तो लगा ही था ना, इतनी ऊंचाई से रस्सी से बंधे हुए कहीं गिर गए तो, और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो, है ना, डर किस बात का लग रहा था कि कहीं छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांच दृश्य पहली बार देखा, है ना, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। इतनी ऊंचाई से समुद्र को देखना सचमुच अद्भुत, एकदम एकदम वंडरफुल, अमेजिंग। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। अब लेखक और उनके परिवार यहाँ कितने दिन रहे? 4-6 दिन। 4-6 ये बोलने के ना, 2-4 दिन बोलते हैं, 4-6 दिन बोलते हैं, 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। दिनचर्या यानी डेली रूटीन हमारी एक ही थी। सुबह जल्दी उठना, क्या थी उनकी दिनचर्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आकृति में नॉर्मली आता है। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, पहला काम सुबह जल्दी उठना, दूसरा फटाफट नाश्ता करना, और तीसरा दिन भर घूमना फिरना, चौथा थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। ये 4 चीजें इनकी दिनचर्या में रही है। ठीक है, ये आपकी कृति में आता है, आएगा ये। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। अब दूसरा चौथा बीच का नाम यहाँ पे आ गया, कोलवा बीच। तो अब तक हमने 3 बीच ऊपर पढ़ लिए हैं। कौन सा है? बेनालियम, अंजुना, कलिंगवुड और ये कोलवा। ये चौथा कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया, मतलब यहाँ पे इस बीच पर बोटिंग भी होती है। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। तो कौन सी मछलियां देखी? डॉल्फिन मछलियां। तो कोलवा बीच पर कौन सी मछलियां देखी गई लेखक द्वारा? डॉल्फिन मछलियां। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। अब ये मछलियां छोटी थी, डॉल्फिन मछलियां, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने भी आनंद उठाया। कहीं ना कहीं तो बच्चे भी आनंदित हो ना। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अब ये जो नवंबर जिस समय गए थे उस वक्त नॉर्मली दिवाली का टाइम होता है, नवरात्रि दिवाली का टाइम, तो वो ये कह रहे थे कि नवरात्रि और दशहरा यह पर्व है ना, ये फेस्टिवल भी उन्होंने यहाँ पर मनाया। मतलब सौभाग्य ऐसा था कि यही फेस्टिवल आया उनके घूमने फिरने के टाइम पर और उन्हें वहां का सेलिब्रेशन देखने को मिला। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना तथा लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। तो जैसे उत्तर भारत में नवरात्रि और दशहरा मनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी मनाया जाता है। तो उत्तर भारत में कैसे मनाया जाता है? हर घर में, गली मोहल्ले में माँ दुर्गा का घट स्थापना होता है। नवरात्रि में घट स्थापना होती है, यानी जो मटका रहता है उसके ऊपर नारियल और माता जी की मूर्ति, तो एक घट स्थापना तो होती है, और रात के समय गरबा होता है। तो ये यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा था। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। अभी हमारे मुंबई जैसे शहरों में तो रावण का पुतला दशहरे पे, जहां पर ये रामलीला चलती है, वहां पर दशहरे के दिन जलाया जाता है, नवमी के दिन, दशहरे के दिन जलाया जाता है। तो वैसे यहाँ पर जो है कहीं पर भी नहीं जलाया गया रावण का पुतला। ऐसा ही यहाँ भी होता है, रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया गया। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा कर रहे थे और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है।
मतलब सुबह से लोग जो है दशहरे वाले दिन सुबह से अपने घर के जितने भी वाहन वगैरह हैं उनको सफाई कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। और शाम के समय भगवान की एक पालकी होती है, पालकी एक प्रोसेशन टाइप होता है जो मतलब एक पालकी में बिठाकर भगवान को उनको पूरा शहर घुमाया जाता है वैसे, और फिर वो मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ की विशेष पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देते हैं। दशहरे के दिन एक विशेष पेड़ है, उसकी पत्तियां जो है जिसे हम सोना भी कहते हैं, बचपन में मैंने तो बहुत दिया लेकिन आजकल मुझे ये कम दिखने लग गई है। तो एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है और सभी की अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि ये जो जितने भी 4-6 दिन ये गोवा में थे, तो इसमें वो पूरी तरह से तो गोवा को ना देख पाए ना समझ पाए, लेकिन इतना जरूर समझ गए कि यहाँ का जो फैशन है और जो कल्चर है, इसमें जो ये बसा होने के बावजूद इन्होंने अपने कल्चर को मेंटेन रखा है। यानी फैशनेबल होने के कारण यहाँ का जो अलग कल्चर है, जो लोग बीच पर जाते हैं, एक कल्चर अलग होने के बावजूद इनकी जो कल्चरल हेरिटेज है, उनकी खुद की जो संस्कृति है, जो रिचुअल्स है, वो उन्होंने नहीं छोड़े हैं, वो अभी तक उन्होंने पकड़े रखे हैं। उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाया है। रहते जरूर है उस कल्चर के बीच में, लेकिन अपने कल्चर को बराबर फॉलो करते हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो जो टूरिस्ट आते हैं वो भले ही यहाँ के रंग में रंग जाते हैं, एकदम वेस्टर्न फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन वो तो चले जाते हैं, आते हैं अपने यहाँ के रंग में रंगते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आज भी अपनी सांस्कृतिक परंपरा को नहीं छोड़े हैं, वे उसी को फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे पर्यटक के बारे में, गोवा शहर के बारे में बताया गया है, विनय जी शर्मा ने बताया है। अब मैं क्विकली चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। गोवा के 2 भाग कौन से हैं? दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। गोवा की राजधानी का नाम क्या है? पणजी। गोवा का मौसम कैसा है? उमस तथा हवा में नमी युक्त है। और गोवा की नदी का नाम क्या है? मांडवी नदी। अब ये है संजाल पूर्ण कीजिए। गोवा की विशेषताएं, जैसे मैंने आपको बताया था जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो महंगे होटल है, खास जीवन शैली है, खूबसूरत सफेद रेतीले तट है और सांस्कृतिक विरासत है। वचन बदलिए। इरादे, इरादा, नदी, नदियां। परिच्छेद से प्रत्यय युक्त शब्द छाट कर लिखिए। प्रत्यय क्या होता है? हम जो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस लगाते हैं, ठीक है, तो उपसर्ग यानी प्रीफिक्स होता है, प्रत्यय यानी सफिक्स होता है। तो यहाँ पर हमें प्रत्यय लगाने हैं यानी सफिक्स। तो सफिक्स वाले वर्ड कुछ होते हैं, पैसेज में होंगे। तो यहाँ पे इस पैसेज में कुछ सांस्कृतिक, मतलब एक पूरा चैप्टर से ही समझ लो, और औपचारिक रिक इक लगाया है और इधर भी इक लगाया है। यहाँ भी संजाल पूरा करना है। अंजुना बीच की खूबसूरती, पथरीला है, नीले पानी वाला है, गहरा है और एक और लंबी पहाड़ी है। फिर से संजालिए ये उत्तर लिखना है। बेनालियम बीच की विशेषता क्या है? रेतीला है और उथला है और मछुआरों की पहली पसंद है। संजाल पूरा करना है। दिन, अभी दिन में यहाँ पे देखो विलोमार्थी दिया हुआ है और हमें इसका मतलब दिन का विलोम लिखना है। विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड रात। पर्यायवाची बोला गया है यहाँ पे, तो पर्यायवाची यानी दिन का जो दूसरा सिनोनिम है, मीनिंग है, वो है वासर। प्रत्यय युक्त, प्रत्यय युक्त मतलब जहां पर सफिक्स है वो है दैनिक, दिन, दैनिक। और उपसर्ग युक्त, जहां पर हमें उपसर्ग प्रीफिक्स यूज करना है, वो या तो दुर्दिन या तो प्रतिदिन। अब ये एक फ्लो चार्ट है, आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में पढ़कर आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये दिनचर्या के बारे में है, लेखक की दिनचर्या क्या है। 4-6 दिन वो जब रुके थे गोवा में, तो उनकी जो दिनचर्या बन गई थी 4-6 दिन की, वो क्या है। सबसे पहला यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या, जो क्वेश्चन है, सबसे पहला है सुबह जल्दी उठना, दूसरा फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूमना फिरना, फिर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। ये 4 चीजें उनकी दिनचर्या। यहाँ पर ये कारण लिखना है। अंजुना बीच पर फिसलने का डर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के काफी पीछे हट जाने से पत्थरों के बीच में पानी भर गया है और काई ने अपना घर बना लिया है। दूसरा, मछलियां का निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता, तो क्योंकि पकड़ी गई सारी मछलियां स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती। अब सत्य या असत्य में बताना है। गोवा में दशहरे के पर्व पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता।
सत्य है क्योंकि नहीं जलाया जाता। बेनालियम बीच पर डॉल्फिन मछलियां भी देखने मिल जाती है, ये असत्य है। बेनालियम बीच पर नहीं मिलती है, कोलवा बीच पर मिलती है। यहाँ पे हमें सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण करना है। कंप्लीट द सेंटेंस। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक डैश है, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। एक पेड़ विशेष की डैश तोड़कर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, तो क्या पत्तियां। अब हमें शब्द युग्म शब्द लिखने हैं। शब्द युग्म यानी जो हाइफन से जुड़े हुए शब्द होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स जो हाइफन से जुड़े होते हैं, जैसे चार छह, गली मोहल्ले, है ना। दूसरा एक्स्ट्रा में लिखना है तो एक दूसरे, अपनी अपनी, तो ये शब्द युग्म शब्द है। ये बहुत ही इजी ग्रामर है, हिंदी में नॉर्मली बहुत ही इजी ग्रामर आता है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो सही रहेगा। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेड़, पेड़ पर्यायवाची यानी कि आपको सिमिलर मीनिंग, सिनोनियम लिखना है। पेड़ का वृक्ष, तरु, लड़की का कन्या, किशोरी। अब ये भी हमारा संजाल पूरा करना है। देश में विद्यमान परिवार, तो कैसे कैसे परिवार हैं? नास्तिक व आस्तिक, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म मानने वाले, और पितृसत्तात्मक व मातृसत्तात्मक है। भारतीय संस्कृति की विशेषता, तो अनेकता में एकता। दूसरा, भारतीय संस्कृति में विद्यमान अनोखा गुण, समन्वय। चौखट में उत्तर लिखिए। भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है? विश्व शांति और विश्व बंधुत्व। अब ये जो है हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो अद्भुत का है अनोखा, देवालय का है मंदिर। अब प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, जैसे विचार और इक लगा के वैचारिक बन गया, इतिहास और इक बना के ऐतिहासिक हो जाएगा, समाज और इक लगाकर सामाजिक हो जाएगा। कृति पूरी करनी है। गोवा की ओर आकर्षित करने वाला घटक, प्रकृति, आबोहवा, जीवन शैली, सांस्कृतिक विरासत। क्या लिखना है? नीले पानी वाला पथरीला बीच क्या है? अंजुना बीच। रेतीला तथा उथला बीच कौन सा है? बेनालियम बीच। सबसे लंबा बीच कौन सा है? कलिंगवुड बीच। और मछुआरों की पहली पसंद कौन सी है? बेनालियम। अब हमें लिस्ट बनाना है, सूची बनानी है। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य, प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी को बताने वाले सेंटेंसेस। यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, ग्रीनरी से भरा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमें बताता है कि यहाँ के नेचर के बारे में, ब्यूटीफुल नेचर के बारे में। अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी, ये भी एक सेंटेंस जो आपको यहाँ के नेचर के बारे में बताता है। जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र का नया चेहरा नजर आने लगा, ये भी एक नेचर के बारे में हमें बता रहा है। अंजुना बीच नीले पानी वाला है, पथरीला है तथा बहुत ही खूबसूरत है, तो ये भी हमें बता रहा है। अब ये कृति हमें पूरी करनी है। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं, वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा की जाती है, भगवान की पालकी मंदिर ले जाई जाती है, ये दोनों भी हमें यहाँ पे दिया गया है। बेनालियम, अंजुना तथा कलिंगवुड बीच की विशेषताएं, तो बेनालियम के बीच में आप लिख सकते हैं, देखिए रेतीला और उथला है, मछुआरों की पहली पसंद है, खूबसूरत और शांत जगह है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला है, बॉलीवुड की पहली पसंद है, गहरा है। कलिंगवुड काफी रेतीला है, गोवा का सबसे लंबा बीच है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए पर्यटकों की भीड़। देखो ये शब्द आपको दिया गया है, दृश्य संजाल पूरा करना है। विलोमार्थी, दृश्य का विलोम शब्द है अदृश्य, दृश्य का पर्यायवाची शब्द है नजारा, दृश्य का उपसर्ग युक्त शब्द है सादृश्य, और दृश्य का प्रत्यय युक्त शब्द है दृश्यता। तो इसी के साथ ही बच्चों ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और इसकी कृतियां, मैंने कृतियां ही कराई है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए हैं, इनकी कृतियां, ये मेरा यहाँ पर खत्म होता है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।